यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम लोग पीसीएस 2023 के सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र को हल करेंगे। जो आगामी 27 अक्टूबर को पीसीएस प्री की परीक्षा है उसकी दृष्टि से ये वीडियो महत्वपूर्ण हो सकता है। सेम ऐसे ही प्रश्न आने की संभावना तो बहुत कम है, लेकिन इससे जो को रिलेटेड क्वेश्चन हैं उनको भी हम लोग साथ में देखेंगे, तो वो हमारी परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। इसलिए आज का ये जो वीडियो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि संविधान का भाग और उनसे जो संबंधित विषय है उनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। कह रहा है संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख भाग 8 में है, तो ये हमारा जो है सही है। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र का उल्लेख भाग 10 में है, ये भी सही है। अधिकरण जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं उनका जो उल्लेख है वो भाग 11 में है, तो ये गलत है। ठीक है, इसका उल्लेख भाग 11 में नहीं होता है बल्कि भाग 14A में होता है। ठीक है, इसका जो उल्लेख है। और राजभाषा का उल्लेख भाग 17 में है, तो ये वाला भी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो अधिकरण के विषय में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। देखो, जो अधिकरण होते हैं ये एक अर्धन्यायिक संस्थाएं होती हैं। ठीक है, यानी कि न्यायिक पूर्तियाँ नहीं होती हैं, अर्धन्यायिक संस्थाएं होती हैं। इसका जो सबसे अच्छा उदाहरण हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है, ये भी एक अर्धन्यायिक संस्था है। और सबसे बड़ी बात है कि जो अधिकरण है इनका उल्लेख मूल संविधान में नहीं था। ठीक है, मूल संविधान में इनका कोई उल्लेख नहीं था, इनको बाद में जोड़ा गया। ठीक है, इनका मूल संविधान में कोई उल्लेख नहीं था। और ये कहाँ से कहाँ तक भाग 14 है, तो ये अनुच्छेद 323A और 323B में है। ठीक, 323A और 323B में। ठीक है, दूसरी चीज़, जो प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम कब आया था, तो ये आया था 1985 में। प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम जो एक्ट आया था वो 1985 में आया था। ठीक है, तो कब जोड़ा गया अधिकरण को, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है जोड़ा गया था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग आगे कि जो ये संघ राज्य क्षेत्र है ये इनका उल्लेख किस अनुच्छेद में है। ये हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 239 से लेकर के 242 तक। ठीक है, उसके बाद ये कहाँ हो जाएगा, तो अनुच्छेद 244A। ठीक है, इसका तो बता ही चुके हैं, 323A 323B। और ये कहाँ हो जाएगा, तो अनुच्छेद 343 से 351 तक। ठीक, उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अनुच्छेद 324 में किसका उल्लेख है, अनुच्छेद 315 में किसका उल्लेख है, अनुच्छेद 280 में किसका उल्लेख है और अनुच्छेद 338 में किसका उल्लेख है। तो जो अनुच्छेद 324 है ये निर्वाचन आयोग से संबंधित है। ठीक है, निर्वाचन आयोग का उल्लेख कहाँ से कहाँ तक है, तो 324 से लेकर के 329 तक है। 315 में आता है लोक सेवा आयोग हमारे विकल्प के अनुसार। ठीक है, और लोक सेवा आयोग का उल्लेख कहाँ है, तो भाग 14 में अनुच्छेद 308 से लेकर के 323 तक। और फिर अगला आ जाएगा हमारा ये वित्त आयोग आ जाएगा 280 में। ठीक है, वित्त आयोग। उसके बाद 338 में क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। ठीक है, तो मैच कराइए, एक का हो जाएगा एक का, यानी कि 4th, तो विकल्प भी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 3 है कि इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। प्रारूप समिति दी हुई है। भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया, ये कब किया गया। भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि और संविधान सभा की जो है प्रथम बैठक, इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना। देखो, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, तो 29 अगस्त 1947 को हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, उसके बाद भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित कब किया गया, तो 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि यानी कि लागू होने की तिथि कब है, तो 26 जनवरी 1950।
संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी। और 13 दिसंबर 1946 को जो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो है उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के पटल पर पेश किया गया था। तो अगर यहाँ बात करें तो क्रोनो सबसे पहले हमारी कौन सी घटना घटित होती है? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक, यानी कि 4/1। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कारण और उसका जो है कथन दिया हुआ है। ठीक है, किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है। इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करते हैं। देखो, जब ये जो नए राज्य बनाने का जो होता है विधेयक, जब संसद पे पेश किया जाता है तो राष्ट्रपति की सिफारिश से पेश किया जाता है। ठीक है, ये एक ऐसा विधेयक होता है। दूसरी बात, ऐसे विधेयक पर राय जानने के लिए संबंधित विधानमंडल को जो है राष्ट्रपति एक समय देता है अपना विचार रखने के लिए। ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति उस विधानमंडल के द्वारा दिए हुए जो भी प्रस्ताव उसको मानने के लिए बाध्य नहीं होता है। दूसरा है, राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य हो जाता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। लेकिन पहला हमारा जो अभिकथन है ये हमारा सही है। ठीक है, तो ए और दोनों सत्य हैं, ए और दोनों सत्य हैं, सही व्याख्या नहीं करता, ए सत्य है, किंतु आर गलत। हमारा जो सी हो जाएगा वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो है शून्य घोषित किया गया है के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? ठीक है, यानी कि दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं और पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सही है या फिर दोनों सही हैं या नहीं है। उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य होते हैं। ठीक है, दूसरा, उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा होने के दिन उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य नहीं होते हैं। ठीक है, तो देखो, जब तक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्वाचन को जो है विधि शून्य नहीं कर दिया जाएगा तब तक उसके द्वारा जो कार्य जो किए गए हैं वो मान्य होते हैं। इस प्रकार जो हमारा पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, जबकि जो दूसरे स्टेटमेंट है वो गलत है। ठीक है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है निर्वाचन को विधि शून्य घोषित करने के पहले भी उपराष्ट्रपति के द्वारा जो भी मतलब जो भी कार्यविधि होंगी वो मान्य होंगी, ऐसा कौन कहता है? तो आर्टिकल जो 71 है इसका जो खंड जो है 2 है वो उसके अनुसार। ठीक है, ऐसा उल्लेख है। अगला देखते हैं। लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन थी निम्न में से? प्रतिभा पाटिल थी, ठीक है, या फिर उर्मिला सिंह, सुषमा स्वराज, या फिर मीरा कुमारी। देखो, ये तो देश की पहली महिला राष्ट्रपति थी। ठीक है, प्रतिभा पाटिल। जो मीरा कुमारी हैं वो क्या थी? तो देश की पहली जो है महिला स्पीकर थी। किस लोकसभा की महिला स्पीकर थी? तो 15वीं लोकसभा की जो है स्पीकर थी। दूसरी बात, 15वीं लोकसभा का कार्यकाल कब से कब तक था? तो इस लोकसभा का कार्यकाल जो है 2009 से लेकर के 2014 तक था। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न युग्मों में से कौन सा जो है संविधान की अनुसूची से मैच नहीं करता है? ठीक, विषय दिया हुआ, अनुसूची दी हुई है। तीसरी अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप के रूप में है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। 8वीं अनुसूची भाषाएं, ये भी सही है। 9वीं अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, तो ये गलत है। 9वीं अनुसूची तो संविधान में बाद में जोड़ी गई थी। ठीक है, पहला संविधान संशोधन के द्वारा। और भूमि सुधार भूमि सुधार से संबंधित अनुसूची है वो थी। राज्यसभा की सीटों का आवंटन किस अनुसूची में है? तो ये चौथी जो अनुसूची है उसमें इनका उल्लेख है। ठीक है, 10वीं अनुसूची अभी बाद में जोड़ी गई थी। ठीक है, 1985 में 52वां संविधान संशोधन करने के बाद। ठीक है, तो ये भी मैच है, लेकिन जो 9वीं थी ये मैच नहीं है। ठीक है, क्योंकि 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार है और ये 1951 में जोड़ी गई थी। मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। उसको अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान ने प्रारंभ में किस अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्यों हेतु अंग्रेजी भाषा के उपयोग के लिए अनुमति प्रदान की गई थी? तो ये अनुमति जो है 15 वर्षों के लिए थी। ठीक, 1950 से लेकर के 1965 तक। उसका अगला प्रश्न देखते हैं। अभिकथन राष्ट्रपति संसद का भाग है। दूसरा है कारण संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकते हैं। ठीक है, देखो, जो हमारा अनुच्छेद 79 है वो कहता है कि जो मतलब लोकसभा, राज्यसभा
और राष्ट्रपति, इनके द्वारा जो है संसद का निर्माण होता है। उसके बाद दूसरा है अनुच्छेद 111, वो कहता है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक में राष्ट्रपति की अनुमति जो है वो आवश्यक है, यानी कि उसकी अनुमति के बिना कानून नहीं बन सकते हैं। तो ये हमारा है 111, ये है 79। तो कथन और कारण दोनों सही हैं, और जो कारण है वो कथन की व्याख्या भी बिल्कुल सही करता है, इसलिए हमारा विकल्प जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, संघ वित्त आयोग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष तथा 6 सदस्य होते हैं, ठीक है, गलत। वित्त आयोग में एक सदस्य तथा एक अध्यक्ष और 5 जो है उसके एक अध्यक्ष तथा 4 उसके जो सदस्य होते हैं वो सहयोगी होते हैं। यह अपना प्रतिवेदन नीति आयोग को प्रस्तुत करता नहीं, नीति आयोग को नहीं करता। अपना प्रतिवेदन किसको देता है, तो राष्ट्रपति को देता है, ठीक है। और फिर राष्ट्रपति जो है इस प्रतिवेदन को संसद के पटल पे रखवाता है। तो हमारा स्टेटमेंट पहला और दूसरा दोनों ही गलत हो जाएंगे। तो पूछ रहा है कि कौन से कथन सही हैं, तो दोनों ही नहीं सही हैं, ठीक है, दोनों ही कथन हमारे सही नहीं हैं। तो ये किसको देता है, तो राष्ट्रपति को देता है, ठीक है, वित्त आयोग। अगला प्रश्न देखते हैं, नीचे उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों के हनन रोकने के लिए रिट जारी करने की शक्ति के संबंध में 2 कथन दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है, उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्रदत्त है कि वह बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण 5 प्रकार की रिट होती है। कौन कौन सी, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण। रिट जो भी मूल अधिकारों को लागू करने के लिए समुचित उस रिट का प्रयोग कर सकती है। हाँ, ये किसमें, तो अनुच्छेद 32 में कहा गया है, ठीक है, ये 32 में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है रिट जारी करेगा मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए, ठीक है। दूसरा है, संसद को अधिकार है कि वह कानून बनाकर किसी अन्य न्यायालय को अपनी आधिकारिक स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय को दी गई इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, ये भी सही है, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल सही हैं। तो उत्तर कौन सा हो जाएगा, हमारा विकल्प ए, ठीक है। उसको अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में कौन सा सही है। महान्यायवादी के पद पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति होगी जो कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए जो है अर्हता रखता हो, बिल्कुल सही है। महान्यायवादी वही बन सकता है जिसका ये योग्यता है जो कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता होती है। राष्ट्रपति के दृष्टि में एक विधिवेत्ता हो, ठीक है, कम से कम उसकी 10 साल की प्रैक्टिस हो, भारत का नागरिक हो, ठीक है। तो यही होती है महान्यायवादी के बनने के लिए भी, ठीक है। अनुच्छेद 76 इससे संबंधित है, ठीक है। महान्यायवादी को उनके पद से उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जैसे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को, ठीक है। तो देखो संविधान यहाँ पर बिल्कुल साइलेंट है, महान्यायवादी को उसके पद से हटाने की कोई जो मतलब प्रक्रिया का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया, ठीक। वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करता है, कौन, महान्यायवादी। इसलिए दूसरा हमारा स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाता है। पूछ रहे कौन सही है, तो केवल एक सही है, ठीक है, केवल एक सही। जैसे केंद्र में महान्यायवादी होता है वैसे ही राज्य में क्या होता है, तो महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता। और इसका उल्लेख कहाँ पर है, तो अनुच्छेद 165 में, ठीक है, अनुच्छेद 165 में इसका उल्लेख है, इसका तो महाधिवक्ता का, ठीक। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के एक राज्य में विधान परिषद के गठन के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही हैं। एक विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते हैं। एक राज्य की विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य होने आवश्यक है। देखो जो विधान परिषद की संरचना का उल्लेख है वो अनुच्छेद 171 में, ठीक है। और उसमें कहा गया है कि देखो किसी किसी राज्य में जो विधानमंडल है वो 2 सदनी होता है, एक विधानसभा दूसरा विधान परिषद। विधान परिषद एक वैकल्पिक सदन होता है, ठीक है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये राज्य की विधानसभा पे मतलब निर्भर करता है उसको रखना है या नहीं रखना है, ठीक। बाकी अंतिम निर्णय कौन करेगा, तो वो संसद ही करेगी, ठीक है। तो जो भी विधान परिषद होगी वो विधानसभा के 1/3 सदस्य अधिकतम होंगे और न्यूनतम कितने होंगे, तो 40। इसलिए दोनों ही स्टेटमेंट हमारे सही हैं, ठीक है। तो इसमें पूछ रहे हैं कि कौन से स्टेटमेंट सही है, तो दोनों ही सही हैं, हमारा पहला और दूसरा स्टेटमेंट दोनों सही हैं, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश को 31 सीटें आवंटित हैं, बिल्कुल सही है, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 31 सीटें हैं। लोकसभा के 80 सदस्य उत्तर प्रदेश से निर्वाचित होते हैं, तो दूसरे स्टेटमेंट भी हमारा सही है, ठीक है।
तो कौन से सही हैं? तो दोनों सही हैं। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, संसद के सचिवालय में पदों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं और पूछ रहे हैं कौन सा सही है। संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों को सृजित कर दिया जाता है, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा, संसद को अपने किसी भी सदन के सचिवालय स्टाफ की सेवा शर्तों को विनियमित करने का अधिकार होता है, तो संसद को ही अधिकार होता है, ठीक है। और संसद के सचिवालय का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 98 में है, ठीक है। फिर अगर पूछा जाए कि संसद के सचिवालय का जनक किसे कहा जाता है, तो महेश्वर नाथ कौल को, महेश्वर नाथ कौल को जो है वो संसद के सचिवालय के जनक के रूप में जाना जाता है, महेश्वर नाथ कौल को, ठीक है। संसद के सचिवालय के जनक के रूप में इन्हें जो है जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से ग्राम सभा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो 4 स्टेटमेंट दिए हुए, इनमें से कोई स्टेटमेंट गलत है। इसके कार्य और शक्तियां ग्राम स्तर पर उसी प्रकार हैं जैसे राज्य व्यवस्थापिका के राज्य स्तर पर होते हैं, ठीक है। सीएम है, विकेंद्रीकरण हुआ है, तो जो केंद्र में है राज्य में सुविधा, उसी तरीके से ग्राम स्तर पर भी सुविधा है। इसकी शक्तियों का निर्धारण केंद्रीय सरकार के द्वारा होता है। तो हम सभी जानते हैं कि जो पंचायती राज व्यवस्था है वो एक राज्य सूची का विषय है, तो उसमें केंद्र सरकार जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं आएगा, ठीक है। तो यही हमारे स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगा, बी वाला। बाकी यह है ग्राम स्तर की सभा है, इसमें जिसमें पंचायत के क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाता होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो भी वोटर लिस्ट में होते हैं मतदाता, उन्हीं से मिलकर जो है ग्राम सभा का निर्माण होता है, तो ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है। लेकिन जो बी है यहाँ राज्य सरकार होता, तो फिर ये स्टेटमेंट हमारा सही हो जाता है, इसलिए भी ये गलत है। अगला प्रश्न है, पंचायतों के समस्त चुनावों को संचालन करता है, राज्य सूची का विषय है, तो इसके चुनावों को संचालन भी राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाएगा, ठीक। और राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस में है? तो अनुच्छेद 243 के में जो है राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। और राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा, ठीक है। भारत का निर्वाचन आयोग किसके चुनावों के लिए जिम्मेदार है? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, जो भी लोकसभा के चुनाव होते हैं और राज्यसभा के चुनाव होते हैं, तो ऐसे चुनावों के लिए जो हमारा जो है भारत का निर्वाचन आयोग उत्तरदायित्व निभाता है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति का प्रतिवेदन 1977 की प्रमुख सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यानी दो स्टेटमेंट जो है वो स्टेटमेंट अशोक मेहता समिति से संबंधित, जो कि पंचायती राज से संबंधित समिति, इसका गठन 1977 में हुआ था और इसने अपना प्रतिवेदन जो है अगस्त 1978 में दिया था, ठीक है। तो इसकी सिफारिशों में कौन सा सही है? पंचायती राज के 3 स्तरीय व्यवस्था के स्थान पर द्विस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, अक्सर पूछते हैं कि किस समिति ने जो है 3 स्तरीय के स्थान पर यानी कि द्विस्तरीय होने की जो है सिफारिश की थी। तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। राज्य स्तर के नीचे पर्यवेक्षण हेतु खंड को विकेंद्री, देखो खंड नहीं होना चाहिए, इन्होंने जो दिया था उसमें कहा था कि विकेंद्रीकरण का जो प्रथम बिंदु है वो खंड स्तर यानी कि ब्लॉक न होकर के डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए, जिला होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हमारा दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है कि इन्होंने खंड नहीं, जिला स्तर को विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु जो है अपनी सिफारिश में कहा था कि जिला होना चाहिए। तो केवल एक हमारे स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। बलवंत राय मेहता समिति गठन आप जानते हैं कि 1957 में हुआ था और उसने त्रिस्तरीय जो है पंचायत की सिफारिश की थी, ठीक है। और पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? तो 24 अप्रैल को, ठीक है। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि पंचायती राज मंत्रालय कब बना था, पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ था, आपको कमेंट में ये बताना है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का त्यागपत्र संबोधित होता है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के जो भी न्यायाधीश होते हैं वो अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करते हैं, ठीक है। उसका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है? स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होना, या फिर दोहरे दंड की धारा होने से निषेध, या फिर यातना के विरुद्ध निषेध, या फिर कायोत्तर विधि। आर्टिकल 20 में जो है वो 3 जो है उसके सब आर्टिकल हैं, ठीक है। पहला है स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने से निषेध करता है, कौन सा? अनुच्छेद 20। दोहरे दंड की जो धारा यानी कि जो एक ही अपराध के लिए किसी भी व्यक्ति को 2 बार दंड नहीं मिलेगा, ठीक है। आपने अगर 2 हत्याएं की हैं तो आपको एक ही हत्या के लिए जो है सजा आपको मिलेगी, ठीक है। कायोत्तर जो है विधि यानी कि एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, ठीक, इसको बोलते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ।
यानी कि आपने कोई अपराध जो है मान लीजिए 2016 में किया, ठीक है, तब उस अपराध के लिए जो सज़ा थी वो जो है उम्र कैद थी, और आज जो है उसी अपराध के लिए जो सज़ा का प्रावधान है वो मृत्युदंड हो जाए, तो आपको मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा, आपको जो है उम्र कैद ही दी जाएगी, क्योंकि आपकी अपराध के समय जो उस सज़ा मतलब उस अपराध के लिए जो सज़ा का प्रावधान था वो उम्र कैद थी। तो सीधा सा ये साधारण भाषा में था कि जो है आपने जिस समय अपराध किया और उस अपराध के लिए जो सज़ा का प्रावधान आपको वही दिया जाएगा, ऐसा भी उल्लेख है। और इसका जो पहला स्टेटमेंट है, स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने से निषेध करता है, यानी कि आपने कोई हत्या कर दी और आप कहते हैं कि हाँ ये हत्या हमने किया, उसका कोई भी सबूत नहीं है, तो आपको सज़ा नहीं दी जाएगी। यानी कि स्वयं आपकी गवाही जो है कोर्ट में नहीं मानी जाएगी जब तक कि कोई दूसरा गवाह की ये नहीं कहेगा कि हाँ आपने ये अपराध किया है। इससे भी जो है संरक्षण देता है अनुच्छेद हमारा 20। उसके बाद है यातना के विरुद्ध निषेध। तो ऐसा कोई उल्लेख जो है संविधान में नहीं है कि यातना के विरुद्ध निषेध करता हो, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों तथा मौलिक कर्तव्यों दोनों का एक भाग है। अभिभावक बच्चों को शिक्षा के अवसर दिलवाएं, पहला है, ठीक है। यानी कि कौन सा ऐसा प्रावधान है जो हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उसमें भी है और जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं उसमें भी है। अभिभावक बच्चों को शिक्षा के अवसर दिलवाएं, ये तो हमारा केवल उसमें है, नीति निर्देशक फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ हैं उसमें है। पर्यावरण का संरक्षण, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना, तो ये किस में है, तो ये हमारा नीति निर्देशक सिद्धांतों में है। समान नागरिक संहिता, ये भी नीति निर्देशक सिद्धांत का है। लेकिन जो पर्यावरण का संरक्षण है, ठीक है, ये किस में है, तो ये जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी है। उसमें किस में, तो अनुच्छेद 51 के ए में जी में, ठीक है। जो 7वां हमारा जो मूल कर्तव्य है वो पर्यावरण के संरक्षण का है, ठीक है। उसके बाद जो अनुच्छेद 48 ए है वो भी पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। तो ये हमारा जो भी हो जाएगा वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसका अगला देखते हैं, संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है। 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और पूछ रहा है इनमें से कौन सा सही है, ठीक है। अनुच्छेद कुछ दशाओं में संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है, ठीक है। यहाँ पे शायद हम मेरे हिसाब से अनुच्छेद 108 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 109 लिखा हुआ, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। जो इसका इंग्लिश वर्जन है वहाँ पे 109 लिखा हुआ है, ठीक है। तो 109 अनुच्छेद कुछ दशाओं में संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करता है। देखो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा क्योंकि इसका जो संयुक्त अधिवेशन की जो उल्लेख है वो किस में है, तो अनुच्छेद 108 में है, ठीक है। 108 में है, ना कि 109 में। और इसकी अध्यक्षता जो स्पीकर करता है, ये कथन बिल्कुल सही है। देखो भारतीय संविधान की जो संसदीय प्रणाली है उसमें संयुक्त बैठक का प्रावधान में जो 2 प्रकार की प्रावधानें होती हैं, ठीक। कब कब संयुक्त बैठक होती है, पहली तो होती है अनुच्छेद 87 के अंतर्गत और दूसरी होती है अनुच्छेद 108 के अंतर्गत, ठीक है। जो अनुच्छेद 87 उसमें राष्ट्रपति का अभिभाषण है, क्या है, राष्ट्रपति का अभिभाषण, राष्ट्रपति का अभिभाषण। अब ये बात आती है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण कब कब होता है, तो किसी भी लोकसभा चुनाव के बाद जो पहला सत्र होता है उसमें राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, और जो किसी भी वर्ष का पहला सत्र होता है उसमें राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, ठीक है। और बाकी जो अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संसद की जो संयुक्त बैठक होती है वो विधायी गतिरोधों को दूर करने के लिए होती है, ठीक है। और ध्यान देने वाली बात है कि अनुच्छेद जो 110 और अनुच्छेद जो 368 है, अनुच्छेद 368, इनके संदर्भ में जो है संसद की संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती है। केवल साधारण विधेयक में जब गतिरोध होते हैं उनको ही दूर करने के लिए जो है संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। और ऐसे जो संयुक्त बैठक होती है इसकी जो अध्यक्षता है वो लोकसभा का सभापति करता है, यानी कि अध्यक्ष करता है, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है। जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है वो सही है। तो सबसे पहले जो भारत में आक्रमण है उनमें विदेशियों में हकमनी शासकों ने दिया था, लेकिन विकल्प के अनुसार सबसे पहले यूनानी है, फिर शक है और उसके बाद कुषाण है। तो हमारा जो पहला विकल्प हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा।
उसके बाद अगला जो प्रश्न है, मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। वह बौद्ध भिक्षु के कौन थे? तो वो प्रसिद्ध हैं नागसेन। मिलिंद पन्हो में जो है वो मिलिंद के बीच और नागसेन के बीच जो है ये संवाद हुआ था। ये पाली ग्रंथ है मिलिंद पन्हो, ठीक है। किस भाषा में है? तो ये पाली भाषा में है। उसका अगला प्रश्न है, चरक संहिता कितने अध्यायों और खंडों में विभाजित है? तो इसमें 8 खंड हैं, ठीक है, 8 खंड हैं और 120 जो है अध्याय, तो इसलिए पहला विकल्प जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, चरक संहिता। वैदिक कालीन प्रशासन में भाग दूह कौन अधिकारी था? तो ये जो है समाचार पहुंचाने वाला दूत होता था, या जंगलों का प्रधान अधिकारी होता था, जुआ विभाग का प्रधान अधिकारी होता था, या फिर राजस्व कर जमा करने वाला जो है अधिकारी होता था। तो जो डी विकल्प है बिल्कुल सही है, राजस्व जमा करने वाला अधिकारी होता था। उसके बाद एक तरफ पुरातात्विक स्थल दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उनकी वर्तमान स्थिति है। कौन सा पुरातात्विक स्थल कहाँ पर है? तो डिडवाना झील बहुत फेमस रहती है, तो इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि कहाँ पे है, राजस्थान में। नेवासा कहाँ पर है? तो नेवासा पड़ता है महाराष्ट्र में। गुडियाम गुफा कहाँ पर है? तमिलनाडु में। और ईशमपुर कहाँ पर है? तो कर्नाटक में। यानी कि ए का 3, बी का ईशमपुर कहाँ पे? कर्नाटक। यानी कि विकल्प ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा संस्कृत के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है? यानी हड़प्पा संस्कृत का सबसे पूर्वी कौन सा स्थान था? तो आलमगीरपुर मेरठ में पड़ता है। सबसे उत्तरी कौन था? मांडा, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। सबसे जो है दक्षिणी कौन सा? तो दायमाबाद, महाराष्ट्र में पड़ता है। सबसे पश्चिमी कौन सा था? तो सुतका केंडोर जो था वो सबसे पश्चिमी था। सबसे उत्तरी मांडा और सबसे पूर्वी जो था आलमगीरपुर, ठीक है। राखी गढ़ी भारत में सबसे बड़ा जो है हड़प्पा स्थल है, ठीक है, ये पड़ता है हरियाणा में। और भी कई अभी छोटे छोटे हड़प्पा स्थलों की खोज चल रही है, जैसे चांदपुर जो है बागपत में, शायद बिजनौर या बागपत में, उसकी भी जो है अभी प्राप्ति हुई है और वहाँ पे जो है उत्खनन जो है क्रिया शुरू होने वाली है। अभी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो है एएसआई ने जो अनुमति ली है। और हड़प्पा जो है ये पाकिस्तान में है, रावी नदी के किनारे पड़ता है, ठीक है। उसका अगला प्रश्न है, पुराणों के संदर्भ में निम्न में कथनों में से कौन सा सही है? तो पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18, ठीक। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। पहले स्टेटमेंट है, विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, बिल्कुल सही मिलती है। वायु पुराण गुप्त वंश की शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालता है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। पूछ रहे कौन से? तो दोनों, हमारा विकल्प जो है सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, दर्शन। भारत में 6 दर्शन हैं, षड दर्शन जाने जाते हैं और उनके जो है प्रचारक जो है मैच करना है हम। वैशेषिक के पतंजलि थे, तो पतंजलि देखो बाबा रामदेव का ब्रांड है, ठीक है। और बाबा रामदेव क्या कराते हैं? योग। तो पतंजलि जो है योग दर्शन से संबंधित थे, ठीक है, योग दर्शन से थे। उसके बाद जो उत्तर मीमांसा है, उत्तर यानी कि होता है बाद, ठीक है, और ये बादरायण। उत्तर मीमांसा जो ये दर्शन है, इसके जो प्रचारक थे वो बादरायण थे, ठीक। उत्तर मीन्स होता है बाद और बादरायण से ऐसे हम याद कर सकते हैं। और जो कपिल थे वो सांख्य दर्शन के जो संस्थापक या प्रचारक थे। और जो गौतम थे ये न्याय दर्शन के थे, इसलिए बिल्कुल सही है। जो ये कणाद थे, ठीक है, कणाद जो है वैशेषिक दर्शन के संस्थापक थे, ठीक है। और वैशेषिक दर्शन एक भौतिकवादी दर्शन था, ठीक है। जो कणाद का ये था ये एक भौतिकवादी दर्शन था। उसका अगला जो है, कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही है? कैप्टन हॉकिंस 1611 में जेम्स प्रथम के दूत के रूप में भारत आया, ठीक है। पहला स्टेटमेंट गलत है। सर टॉमस रो जो थे वो जेम्स प्रथम के दूत थे, ना कि कैप्टन हॉकिंस। वह तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था, बिल्कुल वह एक अच्छा ज्ञाता था तुर्की भाषा का। तो केवल स्टेटमेंट दूसरा सही हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो जेम्स प्रथम थे वो सर टॉमस इनके जेम्स प्रथम के जो है दूत थे सर टॉमस रो, ना कि ये। खरीदादार कौन था? तो खरीदादार फरमानों को भेजने वाला अधिकारी होता था। ये सल्तनत काल की बातचीत चल रही है। शाही महल का प्रधान संरक्षक, परगना का प्रमुख अफसर या फिर अधिकारी जो हिसाब किताब में प्रवीण होता था, तो यही हो जाएगा, जो हिसाब किताब में प्रवीण होता था उसको खरीदादार कहा जाता था मध्यकाल में। उसके बाद अगला प्रश्न है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से जो है सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए, ठीक है। एक तरफ पुस्तक है, दूसरी तरफ
उन पुस्तकों का मतलब उनका विषय जो है किससे संबंधित है, दूसरी लिस्ट में वो है, और दोनों को हमें जो है मैच करना है। मीरात ए सिकंदरी में क्या है, तो मीरात ए सिकंदरी में गुजरात का विजय है। बुरहान ए माशिर में क्या है, तो बुरहान ए माशिर में जो है बहमनी के अहमदनगर का इतिहास है। रियाज उस सलातीन किससे संबंधित है, तो रियाज उस सलातीन जो है बंगाल के इतिहास से संबंधित है। रियाज उल इंसा में किसकी जानकारी होती है, तो महमूद गवां के पत्रों का संग्रह मिलता है। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। ठीक है, विकल्प ए हमारा जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, नॉट करेक्टली मैच्ड। इल्तुतमिश रजिया के पिता थे, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, इल्तुतमिश जो है रजिया के वो पिता थे। शाह तुर्कान इल्तुतमिश की पत्नी थी, ये भी कथन सही है। हमीदा बानो बेगम अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी थी, तो ये कथन गलत है। हमीदा बानो बेगम जो है वो हुमायूं की पत्नी थी, ना कि अलाउद्दीन खिलजी की जो है पत्नी थी। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी, गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी और हुमायूं की बहन थी, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो हमारा स्टेटमेंट विकल्प सी हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही उत्तर। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जो पेशवा हैं उनको जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। बालाजी विश्वनाथ और बाजीराव प्रथम, नारायण राव और माधवराव प्रथम, इनमें से कौन सा सही है। तो देखिए, जो बालाजी विश्वनाथ हैं इनका जो शासन है वो कब से कब तक है, तो इनका शासन है 1713 से लेकर के 1720 ईस्वी, 1713 से लेकर के 1720 ईस्वी तक। ठीक है, उसके बाद जो बाजीराव प्रथम इनका शासन कब से कब तक है, तो 1720 से लेकर के 1740 ईस्वी तक इनका शासन है। उसके बाद नारायण राव का शासन कब से कब तक है, तो जो नारायण राव का शासन है वो 1772 से लेकर के 1773 ईस्वी तक इनका है। और माधवराव का कब से कब तक है, तो माधवराव का 1761 से लेकर के 1772 ईस्वी तक है। ठीक है, तो अब इनको अगर लगाने के लिए कहा जाए तो सबसे पहले कौन है, बालाजी विश्वनाथ, दूसरा कौन है, बाजीराव प्रथम, यानी कि 1 2 4 3, 1 2 4 3, तो हमारा जो विकल्प सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है, कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गौ हत्या को समाप्त किया, यानी कि किस शासक को कश्मीर का अकबर कहा जाता है, तो जैनुल आबदीन को जो है कश्मीर का शासक कहा जाता है। अगला है, निम्न में से कौन फिरोज तुगलक के नगर कोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया, तो अजीजुद्दीन खान ने किया था। ठीक है, ये अनुवाद जो है अजीजुद्दीन खान के द्वारा किया गया था। उसके बाद अगला है, संगीत की टप्पा शैली। ठीक है, ये जो टप्पा शैली थी संगीत की, ये पंजाब के जो ऊँट जो चलाते थे उनके द्वारा इसकी खोज की गई थी, लेकिन ये परिष्कृत और विकसित किसके शासनकाल में हुई, किस मुगल शासक के काल में, तो मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह। ठीक है, इसके शासनकाल में ये विकसित हुई है। अगला प्रश्न है, यानी कि कवित्री हैं और पुस्तक कौन सा सही मैच नहीं है, तो ऐसे प्रश्न आते नहीं हैं, लेकिन ये काफ़ी रेयर है, तो सीधा इसका ये उत्तर कि जो गंगाबाई थी इनकी जो पुस्तक का नाम है वो गंगाबाई ही है। ठीक है, क्या है, तो गंगाबाई ही की पुस्तक का नाम है। तो ये गणेश देव लीला ये गलत है। ठीक है, कृष्ण भक्ति परंपरा की एक कवित्री थी गंगाबाई, तो इनकी पुस्तक का नाम गंगाबाई ही है। ठीक है, उसका अगला है कि 1857 का जो विद्रोह है उसके संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो बैरकपुर में 29 मार्च सही है। मेरठ में 10 मई से यहीं से क्रांति स्टार्ट हुई थी, मतलब जो बिल्कुल सुनियोजित तरीके से हुई थी वो यहीं से स्टार्ट हुई थी। लखनऊ 4 जून, थोड़ा सा मुझे यहाँ पे कन्फ्यूज़न है डेट में, बाकी इसका जो सही उत्तर हो जाएगा झांसी हो जाएगा। ठीक है, झांसी, क्योंकि जो झांसी की क्रांति वो जून 1857 संबंधित है, ना कि मई से। और मुझे यहाँ थोड़ा सा 31 मई और जो है जून के संबंध में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, तो इसको छोड़ देंगे, बाकी इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। उसके बाद अगला प्रश्न है, 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन निम्न में से किस नेता ने किया था, बाबा रामचंद्र ने, इंद्र नारायण द्विवेदी ने, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने, या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो इसके जो संस्थापक थे वो इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय, गौरी शंकर मिश्रा, इन सब ने मिलकर जो है किसान सभा का, संयुक्त किसान सभा का गठन किया था 1918 में।
बाकी जो अखिल भारतीय किसान सभा थी उसके जो अध्यक्ष थे वो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संगठन दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था? ये जो इसे दिल्ली षड्यंत्र कांड भी कहते हैं, ये कब हुआ था? तो 1911 ईस्वी में, और इसे अनुशीलन समिति के द्वारा किया गया था। ठीक है। इसका जो अंजाम है वो अनुशीलन समिति के द्वारा किया गया था। निम्न में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई? किंग जॉर्ज 5 के द्वारा की गई थी 1919 के अधिनियम में। ठीक है। उसके बाद है, इरोड वेंकट रामास्वामी नायकर के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया था, तो बिल्कुल लिया था, पहला स्टेटमेंट सही है। उन्होंने 1925 में कांग्रेस छोड़ दी, हाँ उन्होंने छोड़ दी, क्योंकि कांग्रेस में दरअसल जो ब्राह्मणवादी परंपरा के लोग थे उनकी संख्या अधिक हो गई थी, और चूंकि इन जहाँ पे ये रहते थे साउथ इंडिया में, ठीक है, तो वहाँ पर मतलब एंटी दलित चीज़ें चल रही थी, तो उससे जो है व्यथित होकर इन्होंने 1925 में कांग्रेस छोड़ दी थी। ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे। उसका अगला प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का नाम क्या था? रानी भवानी रेजिमेंट, रानी झांसी रेजिमेंट, भारत माता रेजिमेंट या वीरांगना रेजिमेंट? तो इन्होंने जो रेजिमेंट बनाई थी वो रानी झांसी रेजिमेंट, महात्मा गांधी रेजिमेंट, जवाहरलाल नेहरू जैसी रेजिमेंट थी आज़ाद हिंद फौज में। ठीक है। आज़ाद हिंद फौज का पहले मुख्यालय कहाँ पे था? तो सिंगापुर में था, बाद में वहाँ से स्थानांतरित करके 1944 में से रंगून में कर दिया गया था। आज़ाद हिंद फौज गठन किसके द्वारा किया गया? तो रास बिहारी घोष के द्वारा किया गया था। बाद में इन्होंने इस फौज की कमान अपने हाथों में ले लिया, तो उसके कमांडर बने थे। ठीक है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा रानी झांसी रेजिमेंट। उसका अगला है, 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था? तो ये हजरत महल तो लखनऊ से थी, बाबू कुंवर सिंह जगदीशपुर से थे, यानी जो कि बिहार में है, नाना साहब कानपुर से थे, और जो खान बहादुर खान थे ये कहाँ थे? तो इन्होंने बरेली से जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, जिसे हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जानते हैं। अगला है, कालक्रम की दृश्य निम्न घटनाओं में से कौन सी अंतिम थी? ठीक है। ये 4 घटनाएं दी हुई हैं, उन्हें पूछ रहा कौन सा अंतिम थी। देखो, जो होम रूल ये आंदोलन था ये सितंबर 1916 का था। जो खिलाफत आंदोलन था ये अक्टूबर 1919 का था। ठीक है। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था ये कब का था? तो ये 13 अप्रैल को हुई थी, तो ये अप्रैल 1919 का था। मोपला विद्रोह कब का था? तो 1921 का था। तो वैसे सबसे बात की घटना कौन सी है? तो मोपला विद्रोह है। मोपला विद्रोह कहाँ पर हुआ था? तो केरल के जो मालाबार तट में जो मुस्लिम कृषक थे उन्हें जो है मोपला कहा जाता था, और उनका जो ये आंदोलन था मोपला विद्रोह, ये केवल जो हिंदू जमींदारों के विरुद्ध नहीं था, जबकि ब्रिटिशों के विरुद्ध था। दोनों ने मिलकर इनके ऊपर जो है वहाँ पे अत्याचार किया था। ठीक है। टीपू सुल्तान की जब मृत्यु हो गई थी चौथे मैसूर और आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद, तो अंग्रेजों ने वहाँ पे मनमानी करना शुरू कर दिया था, क्योंकि जो है ये मद्रास क्षेत्र के अंतर्गत आ गया था केरल, और उसी से इन्होंने व्यथित होकर के फिर जब इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो 1921 में जो है इन्होंने विद्रोह कर दिया मोपला किसानों ने। तो ये कब हुआ था? 1921 में। एक यहाँ से प्रश्न पूछते हैं कि वैगन ट्रेजेडी जो घटना है, यानी कि वैगन ट्रेजेडी का उसका संबंध किस विद्रोह से है? ठीक है। तो वैगन ट्रेजेडी जो घटना हुई थी ये इन्हीं मोपलाओं से संबंधित है, यानी कि इन्हीं जो ये विद्रोही करता जो मोपला थे, ठीक है, इनको एक जो है मालगाड़ी के डिब्बे में भर दिया गया था। अब मालगाड़ी के डिब्बे क्या होती, गाड़ी क्या होती है, वो चारों तरफ से बंद होती है, उसमें केवल एक गेट होता है, उस गेट को भी बंद कर दिया गया था, और ये 67 मोपला जो है एक मालगाड़ी के अंदर बंद थे, और दम घुटने से इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। तो वैगन ट्रेजेडी की घटना, जैसे काल कोठरी जो घटना है, ठीक है, वो बंगाल में हुई थी, उसी तरीके से जो ये वैगन ट्रेजेडी घटना है इसका संबंध जो है मोपला विद्रोह से। खिलाफत आंदोलन क्या था? तो जो है मतलब जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें तुर्की ने जो है ब्रिटेन का साथ ना देकर के जर्मनी का साथ दिया था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है? ठीक है। यानी कि वो किसी अन्य तरीके से क्रांतिकारी महिला रही होगी। मातंगिनी हजारा, अरुणा आसफ अली, या फिर कनकलता बरुआ, या फिर शांति घोष। तो वो शांति घोष जो है
मतलब भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 में हुआ था उससे संबंधित नहीं है। ये भी क्रांतिकारी हैं। इन्होंने 1931 में जो है अपनी जो सहपाठी थी सुनिधि चौधरी, उनके साथ मिलकर के एक अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी थी। ठीक है। और इनका नेतृत्व किसने किया था? तो जो मास्टर दा के नाम से फेमस हैं सूर्यसेन, उनके द्वारा इनका नेतृत्व किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शांति घोष। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि ट्रिब्यूटरी और उसकी जो रिवर है कौन सा मैच नहीं है? मंजरा गोदावरी बिल्कुल सही है। मालप्रभा कृष्णा बिल्कुल सही है। हेमावती कावेरी ये भी सही है। प्राणहिता महानदी नहीं, ये गलत है। प्राणहिता भी जो है गोदावरी की ही सहायक नदी है। ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। अगला प्रश्न है निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा एवं भागीरथी नदियां मिलती हैं? विष्णुप्रयाग, या फिर कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, या फिर रुद्रप्रयाग। तो अलकनंदा एवं भागीरथी मिलने से जहाँ पे जो है गंगा जैसी धारा का निर्माण होता है तो वो स्थान है हमारा जो है देवप्रयाग। ठीक है।